हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। और आज हमारा लेक्चर 8 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे इन विट्रो पॉलिनेशन, इन विट्रो पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन। अब ये क्या था भाई? ये था कि हम लोग जो नेचुरली पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन ना करके हम लोग लैब में पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक ग्लास स्लाइड लिए थे और उसमें हम लोग कुछ पॉलिन को डस्ट कर दिए थे। उसके बाद उसी में हम लोग 10 से 15% का शुगर सॉल्यूशन लिए थे। देन फिर हम लोग केमिकल उसमें ऐड किए थे, बोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम लोग को पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन मतलब पॉलिन ट्यूब मिल गया था। तो ये जो ग्रोथ है इसको हम लोग कीमोट्रॉपिक ग्रोथ कहते हैं भाई। क्यों? क्योंकि ये केमिकल के थ्रू डेवलप हो रहा है। मतलब जो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है वो बेस्ड किस पे है? केमिकल पे। इसीलिए इसको हम लोग कीमोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, अब क्या था कि ये जो प्रोसेस है वो क्यों करते हैं? इसीलिए क्यों ये प्रोसेस जो है वो हेल्प्स करता है पॉलिन को टेस्ट करने में कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, उसकी वाइबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो थर्ड जो है हमारा वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक कोई फीमेल है और एक कोई मेल है। फीमेल जो है वो किसी मतलब बोल सकते हैं वो पढ़ाई में तेज है पर किसी और काम में वो डल है। मान लीजिए खेलने में डल है। और दूसरा क्या है कि इफ पढ़ाई में डल है और खेलने में ज़्यादा तेज है। तो जब ये लोग दोनों की हम लोग मेटिंग करवाते हैं तो एक नया बच्चा पैदा होता है। वो क्या हो जाता है कि वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा और खेलने में भी अच्छा होगा। तो उसी को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्लांट ले लिया जिसका नाम ए रखते हैं, ए प्लांट। और दूसरा जो है वो है बी प्लांट। ठीक है, अब ये जो ए प्लांट है वो मान लीजिए आपकी फीमेल है और ये जो है वो है आपकी मेल। ठीक है, इसकी जो यील्ड है और इसकी जो डिजीज रेसिस्टेंट यील्ड इसका जो है वो गुड है। बट ये जो डिजीज रेसिस्टेंट है वो नहीं कर पाता है तो ये बैड हो गया। पर इसका जो यील्ड है वो बैड है और इसका जो रेसिस्टेंट है डिजीज का वो गुड है। जब इसके दोनों में मेटिंग हम लोग करवाते हैं तो एक सुपीरियर मतलब आर्टिफिशियल क्रॉस करवाते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते, ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। आर्टिफिशियल क्रॉस। उसके बाद हम लोग को एक हाइब्रिड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? हाइब्रिड। ये सुपीरियर भी और इसको हाइब्रिड भी कह सकते हैं। सुपीरियर मतलब ये 10 में 10 है भाई। कैसे? क्योंकि ये डिजीज में भी आपके गुड होंगे, डिजीज रेसिस्टेंट में भी गुड होंगे और यील्ड में भी गुड होंगे। अब कैसे? क्योंकि फीमेल जो है वो यील्ड में गुड होगी तो इसकी जो यील्ड होगी वो गुड होगी
और जो मेल है वो डिजीज रेसिस्टेंट में गुड है, तो इसकी जो डिजीज रेसिस्टेंट होंगे इसमें भी ये गुड होंगे। तो ये बच्चे को हम लोग 5 में 5 दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हर गुण है भाई, जो वो पेरेंट्स में नहीं थे वो इसमें भर भर के आ गए हैं। इसमें एक था इल्ड गुड था तो रेसिस्टेंट बैड हो गया, इसमें इल्ड बैड है तो इसमें रेसिस्टेंट गुड हो गया। जब इन लोग का हम लोग आर्टिफिशियल क्रॉस करवाते हैं तब हमको इल्ड भी गुड मिलता है और डिजीज रेसिस्टेंट भी गुड मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका स्टेप देखते हैं आगे का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पेरेंट्स। अब ये क्या है, अब जब तुम कोई पेरेंट्स को अगर सेलेक्ट करोगे तो उसमें कुछ खूबियां तो होनी चाहिए ना। अब वो वैसे भी कोई काम नहीं करता उसको सेलेक्ट कर लोगे तो इस तरह तो थोड़ी होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सेलेक्शन ऑफ सुटेबल पेरेंट्स। तो मैंने सुटेबल पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है वो है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, अब ये क्या है, जब हम लोग एंथर को रिमूव करते हैं उसी को हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, कब, बिफोर डिहाइसेंस, मतलब एंथर के फटने से पहले हम लोग को एंथर रिमूव करना होता है। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर डिहाइसेंस। ठीक है, अब इसका तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, बैगिंग। मैं सबको डायग्राम से समझाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लो, अभी बस सुन लो। ठीक है, तो तीसरा क्या है, बैगिंग। अब इसकी काम क्या है, ये क्या करता है कि जो एंथर को हम लोग काट के अलग कर दिए थे उसके बाद वहां पे बच जाते हैं स्टिग्मा, उसको हम लोग पिस्टिल को हम लोग पूरा बैग से, कपड़े से कवर्ड कर देते हैं ताकि कोई अनवांटेड पॉलिन ग्रेन आके उसको पॉलिनेशन ना कर दे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड flower to prevent contamination from unwanted pollen। वही कि अगर हम लोग उसके पॉलिन ग्रेन को हटा दिए हैं पर उसके स्टिग्मा को वैसे ही रहने देंगे फिर भी तो कहीं से पॉलिन ग्रेन अनवांटेड, जिसको हम लोग चाहते ही नहीं है वो पॉलिन ग्रेन आके पॉलिनेशन करवाए, हम लोग तो वो चाहते नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग एक पिस्टिल है या फ्लावर है उसको हम लोग कवर्ड कर देंगे, किससे, कोई कपड़े से, कोई बैग से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैगिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, रीबैगिंग। क्या करेंगे, रीबैगिंग। फोर्थ हम लोग का है रीबैगिंग। एक मिनट, फोर्थ हम लोग का डी बैगिंग होगा। अब ये डी बैगिंग क्यों भाई, बैगिंग अभी किए थे, डी बैगिंग, डी बैगिंग इसलिए जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी, वो पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी, तब हम लोग उसको डी बैगिंग कर देंगे और उसमें अपना अनवांटेड डिजायर पॉलिन ग्रेन है उसको डालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी बैगिंग, बैग
is removed to dust desire pollen. उसके बाद हम लोग लास्टली रीबैगिंग कर देंगे, रीबैगिंग। और रीबैगिंग तब तक रहेगा जब तक जो वो फ्लावर है वो फ्रूट ना बन जाए। तो रीबैगिंग कब तक रहेगा? अंटिल फ्रूट फॉर्मेशन। अब इसको हम लोग समझते हैं बाय द क्या डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं, फिर से हम लोग वो लंबी लंबी डंडी बनाएंगे, देन फिर उसका थैलेमस या रेसेप्टेकल्स, उसके बाद हम लोग उसका बनाएंगे क्या है ये? सेपल्स। देन हम लोग बनाएंगे पेटल्स, और ये रहा हमारा पिस्टिल या कार्पल, और ये रहा आपका एंथर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इमैस्कुलेशन। सुटेबल पेरेंट्स का तो मैंने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या था कि ये जो एंथर है इसको हम लोग कट करके निकाल देंगे। तो रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। और कब? एंथर के फटने से पहले निकालना है। अगर एंथर वहीं फट गया तब तो भाई पॉलिनेशन हो गया ना, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए एंथर के फटने से पहले हम लोग इसको निकाल देंगे स्टेमन को। ठीक है, देन मेरा बच गया क्या? पिस्टिल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बैगिंग। इसका हम लोग एक कपड़े से कवर्ड करेंगे, कवर्ड बाय बैग। और ये कैसा फ्लावर था? बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या किए थे? इसके बाद हम लोग किए थे डी बैगिंग। अब डी बैगिंग क्यों किए थे भाई? क्योंकि हमारी जो ये पिस्टिल है वो तो मैच्योर हो गई है। अब इसमें हम लोग डिजायर पॉलिन ग्रेन को डस्ट करेंगे। क्या करेंगे? डिजायर पॉलिन ग्रेन को डस्ट, डिजायर पॉलिन ग्रेन डस्ट, डिजायर पॉलिन ग्रेन। ठीक है, अब ये डी बैगिंग हो गया। उसके बाद इसको हम लोग फिर से रीबैगिंग करेंगे। क्या करेंगे? रीबैगिंग। अब ये रीबैगिंग हो गया, तब इसको तब तक हम लोग हटाएंगे नहीं जब तक हम लोग का फ्रूट फॉर्मेशन ना हो जाए। कब तक नहीं हटाएंगे? जब तक हम लोग का फ्रूट फॉर्मेशन ना हो जाए। तो ये क्या था? बैगिंग। फिर यहाँ पे आपका हुआ था डी बैगिंग। मैं एक अलग ही तस्वीर बना देती हूँ। यहाँ से गए यहाँ, और फिर यहाँ पे डस्ट हुआ, डी बैगिंग। देन फिर से यहाँ पे डस्ट होते ही जो पिस्टिल है उसको हम लोग कवर्ड कर देंगे। यहाँ पॉलन ग्रेन है और इसको हम लोग फिर से कवर्ड करके रीबैगिंग। ठीक है, तो ये इसको भी मैं बाद में समझाऊंगी। तो ये जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैंने पढ़ लिया। इसमें क्या क्या था भाई? हम लोग 2 पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे जो अच्छे पेरेंट्स है, सुटेबल पेरेंट्स है। उसके बाद हम लोग
इमैस्कुलेशन करेंगे कि उसके जो एंथर है उसको हम लोग कट करके हटा देंगे। फिर जो बचे हुए इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर है उसको हम लोग बैगिंग कर देंगे, बैग से कवर कर देंगे। जब तक जो स्टिग्मा पिस्टिल है वो मैच्योर ना हो जाए तब तक उसको हम लोग बैग के अंदर ही रहने देंगे। जब मैच्योर होती है तब उसके बैग को हटाएंगे, उसके बाद उसमें डिजायर पॉलिन ग्रेन को हम लोग डस्ट कर देंगे और फिर से हम लोग उसको बैग के अंदर पैक कर देंगे और बैग के अंदर तब तक पैक रखेंगे जब तक एक हम लोग को फ्रूट ना मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, अब यहां तक तो हो गया भाई, रीबैगिंग भी हो गया, फ्रूट। अब इसके अंदर क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसके बाद फिर क्या होता है, तो बाद में अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखते हैं, सॉरी बिफोर द फर्टिलाइजेशन देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन यहां होते हैं। मैं थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेती हूं ताकि समझाने में आसानी हो। एक मिनट बच्चों, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा। मैं थोड़ा सही से बनाती हूँ। ये आपका रहा पिस्टल। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन हो गया, ये आर्टिफिशियल के अंदर आया, मैं बात कर रही हूं इसके बाद की। एक मिनट, हाँ, यहां पे क्या हुआ, पॉलन जो पिस्टिल थी वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट की और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन की। अब हम लोग देखेंगे कि जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे ओव्यूल तक पहुंचता है, ओवरी के मतलब ओवरी के अंदर तक कैसे जाता है, ये तो हम लोग नहीं पढ़े भाई, अब वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो पॉलन ट्यूब है, मान लीजिए ये आपका इंटाइन एक्साइन है, इसके अंदर वेजिटेटिव सेल है, ये इसकी न्यूक्लियस, और ये जो है ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन की है। किसके थ्रू पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब जो फॉर्मेशन करती है वो वेजिटेटिव सेल से जर्मिनेट होती है और जिसके थ्रू जाता है वो अंदर, वो स्टाइल के टिश्यू के थ्रू जाता है पॉलन ग्रेन अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं ओव्यूल बना लेती हूँ, इससे छोटा बनाती हूँ, 1 मिनट, मैं इसको ही बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ओव्यूल ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा ओव्यूल और ये इंटेग्यूमेंट, ये आपकी एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब क्या करना है, अब ये जो पॉलन ट्यूब है इसके ओवरी में जाने के लिए 3 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं, 3 रास्ते। तो क्या है, 3 वेज टू इंटर्स पॉलन ग्रेन इनटू ओवरी। 1 मिनट, मैं इसको समझाती हूँ फिर लिखूंगी। ठीक है,
तो सुनिए, जो पॉलन ट्यूब है इसके 3 रास्ते हैं ओवरी के अंदर जाने के लिए। कैसे? ओव्यूल के अंदर जाने के लिए। देखिए, फर्स्ट है कि आप डायरेक्ट ये चैलेजा एंड से ही चल जाइए। कहाँ? ओव्यूल। तो ये कौन सा एंड था? चैलेजा। और ये आपका माइक्रोपाइल था। क्या था? माइक्रोपाइल। और फिर ये इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पॉलन ट्यूब है वो डायरेक्ट चैलेजा से जा सकता है। सेकेंड में क्या है? ये डायरेक्ट इंटेग्यूमेंट के थ्रू जा सकता है। थर्ड में क्या है? ये जाएगा माइक्रोपाइल के थ्रू। जो मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही इंटर करता है। एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल, एंट्री थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, और ये है एंट्री थ्रू चैलेजा। इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि समझ आ जाए। ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकेंड एंट्री है, और ये है आपकी थर्ड एंट्री। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? अब हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे वो थोड़ा लिख लेते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है उसको 3 तरीके से वो ओव्यूल के अंदर जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक घर है, घर में 3 रास्ते हैं जिससे आप लोग अंदर जा सकते हैं। तो पहला रास्ता था चैलेजा के थ्रू, और दूसरा जो रास्ता था वो इंटेग्यूमेंट के थ्रू, और तीसरा जो रास्ता था वो माइक्रोपाइल के थ्रू। और जो माइक्रोपाइल के थ्रू जो जा रहा था ये जो है वो कॉमन है, मतलब 80% जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो इंटर करता है पॉलन ट्यूब वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो क्या है? पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू टिश्यू ऑफ a style and reaches ovule. Reaches ovary, enters into ovule. अब ये क्या है? ये जो पॉलन ट्यूब है वो ये अस्टाइल के टिश्यू के थ्रू ही तो अंदर जा रहे हैं। तो वही बोल रहा है पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू टिश्यू ऑफ अस्टाइल एंड रीचेज ओवरी एंटर्स इनटू ओव्यूल, कि वो जो पॉलन ट्यूब है वो अस्टाइल के टिश्यू के थ्रू ओवरी तक जाते हैं, उसके बाद वो ओव्यूल में इंटर कर जाते हैं। ये क्या है? ओव्यूल। देन फिर क्या है? पॉलन ट्यूब के ओवरी तक जाने के तो 3 रास्ते हैं, पर अगर हम लोग को एम्ब्रियो सैक में जाना है, ओव्यूल में जाएंगे तो वो तो 3 रास्ते हैं पॉलन ट्यूब के, पर अगर उनको ओव्यूल तक मतलब एम्ब्रियो सैक तक जाना है तब उन्हें तो क्या, वो तो सिर्फ माइक्रोपाइल के थ्रू ही जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका माइक्रोपाइल है और यहीं पे तो आपके सिनर्जिड लगे हुए रहते हैं जो बोलते हैं इधर आओ, जो पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करते हैं, पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाते हैं कि इधर मैं हूं, इधर एग सेल है, तुम इधर आओ। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो सैक है वो सिर्फ माइक्रोपाइलर के एंड के थ्रू ही पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक आ जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? इंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइल।
अब ये क्या है, तो मैंने बताया कि पॉलन ट्यूब का 3 रास्ता है। कौन कौन है भाई? पहला तो वो चैलेंजाइट से जा सकता है, दूसरा इंटेग्यूमेंट से जाता है, और तीसरा क्या है? मैक्रोपाइल के थ्रू। पर जो एम्ब्रियो सैक है, अगर वहां तक जाना है पॉलन ट्यूब को, तो कैसे जाएंगे? वो चैलेंजा के थ्रू तो नहीं जाएंगे, वो इंटेग्यूमेंट के थ्रू नहीं जाएंगे, वो कहाँ से जाएंगे? माइक्रोपाइल एंड से जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सिनर्जीड है वो सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड में ही रहता है और वहीं से पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, केमिकल रिलीज करता है और उसे बताता है कि एग सेल यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्या पढ़ते हैं, आगे का है पॉलन ट्यूब discharges its content into cytoplasm of degenerated synergid। अब ये जो पॉलन ट्यूब है उसकी जो कंटेंट होती है, मतलब जो 2 मेल गेमेट्स है उसको डिस्चार्ज कर देता है सिनर्जीड के साइटोप्लाज्म में। अब एक फिगर जो आपको ऊपर मैंने दिखाया था उसको डिस्कस करने की टाइम आ गई। जैसे कि आप देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक मिनट, ठीक है, और यहाँ पे सिनर्जीड है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, किसका? सिनर्जीड का। सिनर्जीड के ऊपर ही तो फिलीफॉर्म एपरेटस लगते हैं जो पॉलन ट्यूब को दिखाते हैं रास्ता कि इधर मैं हूं, इधर एग सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ये सिनर्जीड है वो यहाँ पे डीजनरेट हो गया है और यहीं पे जाके पॉलन ग्रेन अपना जो कंटेंट होता है उसको रिलीज कर देता है। तो वही चीज मैं नीचे बताई हूँ आपको कि जो पॉलन ट्यूब है वो क्या कर रहा है, अपनी कंटेंट को जो है वो डीजनरेटेड सिनर्जीड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग की टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो जिसमें एक जो मेल गैमेट होता है वो किससे फ्यूज होता है? एग से, और जो दूसरे मेल गैमेट होते हैं वो किससे फ्यूज होता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, तो एक मेल गैमेट प्लस एक एग सेल दोनों फ्यूज होके आपके जाइगोट बना देते हैं, इसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं। और दूसरे में क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में पाए जाते थे वो दोनों फर्स्टली फ्यूज करते हैं, देन फिर वो मेल गैमेट से फ्यूज होते हैं और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं उसके बाद? एंडोस्पर्म। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।